तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मैं ज़ टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि सोशल साइंस में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम ऐसे ऐसे प्रश्न को पढ़ाएंगे जो आपका बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में 100% छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इनके साथ साथ जो भी हम अतिरिक्त प्रश्न बताएंगे सभी को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे बिहार में पूछा जा रहा है, तो बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो बक्सर जिले में होती है। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो किशनगंज जिले में होती है। आपको पता ही होना चाहिए। और प्यारे बच्चों बिहार में जो मानसून आती है ना, कब आती है, तो इसी महीने में यानी कि जून के अंत में मानसून आती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार संपन्न है। तो प्यारे बच्चों बिहार एक प्रकार के कृषि प्रधान राज्य में से एक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। धान की फसल है प्यारे बच्चों, गेहूं की प्रमुख फसल है, और इनके साथ साथ मक्का, यानी कि ये तीनों फसल जो है ना प्यारे बच्चों बिहार में फेमस है। आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों बिहार में कितने प्रतिशत लोग के मतलब कृषि से जुड़े हुए, तो 80% आबादी जो है ना कृषि से जुड़े हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों बिहार की जो खाद्यान्न फसल है ना प्यारे बच्चों, कौन सी फसल है, धान फसल है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो आपको बताए अभी तो 80% आबादी जो है ना प्यारे बच्चों कृषि में क्या हुई, मतलब कृषि जो है ना प्यारे बच्चों कृषि में जुड़ी हुई, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कृषि से जुड़ी सबसे समस्या मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। कृषि को सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की होती है, तो प्यारे बच्चों बाढ़ और सूखा का सामना करना पड़ता है। जब भी खेती वगैरह होती है तो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बाढ़ आ जाती है तो तबाह हो जाती है बिहार। और इनके साथ साथ सूखा भी काफ़ी होती है धूप की वजह से। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, सिंचाई समय पर नहीं करती है, मतलब कर पाती है। आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो प्यारे बच्चों बिहार में जो है ना 80% क्षेत्र में खेती की जाती है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना प्यारे बच्चों, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। आपके एग्जाम में ए प्रश्न पूछ लिए आते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे बिहार में जो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है ना प्यारे बच्चों, क्या क्या स्रोत है, ट्यूबवेल है, नहर है, उसके बाद और अभी मतलब प्रेजेंट में वर्तमान में बात किया जाए तो अभी क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे मोटर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे खाद्यान्न फसल आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे जो खाद्यान्न फसल होगा ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि जूट जो है ना किस फसल में आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जूट जो आते हैं ना ये रेशे वाली फसल में आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये कपास जो आते हैं ना किस प्रकार की खेती है, तो ये नकदी खेती, आपको ये पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का जो है ना किस जिले में उपजाया जाता है, तो खगड़िया जिले में सबसे ज़्यादा मक्का उपजाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये मक्का जो है ना किस मौसम में बोया जाता है, तो खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोया जाता है। मक्का जो होता है ना प्यारे बच्चों किस मिट्टी में उगती है,
अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, ये आपको बताना है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो ये कोसी नदी घाटी मतलब योजना का प्रारंभ जो हुआ था, जो आरंभ हुआ था ना, कब हुआ था, 1952 में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये कोसी नदी घाटी परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे है, तो वीरपुर में। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। और प्यारे बच्चों इससे किन राज्यों को लाभ होते हैं, तो बिहार और नेपाल को लाभ होते हैं। और प्यारे बच्चों ये कोसी नदी जो है ना प्यारे बच्चों किस देश से आती है, तो नेपाल देश से आती है, साथ में इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये कोसी जो है ना कितनी बार दिशा बदलती है, तो ये बार बार अपना दिशा बदलती है। लगभग यहाँ पे हमारे बिहार में जो है ना प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये कोसी जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी में मिलती है, तो ये गंगा नदी में मिलती है। आपके प्रश्न पूछ लिया आता है आपके एग्जाम में। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो आपका पुनपुन नदी है ना, इसमें नदी घाटी परियोजना नहीं है। और ये पुनपुन नदी घाटी परियोजना जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है, तो बिहार में है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों एक तरह का सहायक नदी है, गंगा का सहायक नदी कौन सा है प्यारे बच्चों, पुनपुन है, ठीक है। और बिहार की जो प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है प्यारे बच्चों, प्रमुख परियोजना यहाँ पे देखिएगा सोनी है, मतलब सोन नदी है, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, लेकिन यहाँ पे पुनपुन नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो यहाँ पे अमरकंटक से किस नदी की उत्पत्ति हुई है, वही आपको बताना है। तो सोन नदी की उत्पत्ति जो है ना प्यारे बच्चों अमरकंटक से हुई है। और प्यारे बच्चों ये अमरकंटक जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये सोन नदी जो है ना कहाँ पे गिरती है, तो गंगा में गिरती है, आपको पता ये भी होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गंडक परियोजना है। तो प्यारे बच्चों ये गंडक परियोजना जो है ना वाल्मीकि नगर में, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये परियोजना किस नदी पर है, तो ये मतलब गंडक नदी पे आपको पता होना चाहिए। यानी कि गंडक परियोजना जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे, वाल्मीकि नगर में है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों इससे किस राज्यों को लाभ होता है गंडक परियोजना से, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभ होता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने अभ्यारण्य है। तो बिहार में जो है ना प्यारे बच्चों 12 अभ्यारण्य है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या होता है, वन्य जीवों की सुरक्षा करता है, ठीक है। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है कि जो वन्य जीव होते हैं ना, वन में रहने वाले जो जीव होते हैं, उससे क्या होती है प्यारे बच्चों, सुरक्षा होती है, ठीक है। तो बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 12 अभ्यारण्य है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बिहार का जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना प्यारे बच्चों, उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये गांधी जी जैविक उद्यान जो है ना प्यारे बच्चों किस नगर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, पटना नगर में स्थित है। और प्यारे बच्चों इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पटना का चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। और इसे जो स्थापित किया गया था ना प्यारे बच्चों 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। और प्यारे बच्चों आपको तो पता होना चाहिए ना, सबको पता होता है कि पटना के चिड़ियाघर में मतलब कौन कौन से जानवर रहते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, और भी कई सारे प्रजाति के जानवर रहते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि कांवड़ झील स्थित है। तो प्यारे बच्चों कांवड़ झील जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो ये बेगूसराय जिले में स्थित है, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये किस नदी के पास है, ये कांवड़ झील, ये जो है ना प्यारे बच्चों गंगा के समीप है, यानी कि गंगा नदी के नज़दीक है कांवड़ झील, आपको पता होना चाहिए। और ये कांवड़ झील में जो है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें मत्स्य पालन होता है, पक्षी का अभ्यारण्य होता है, और ये फेमस है प्यारे बच्चों बेगूसराय में। तो जितने भी विद्यार्थी बेगूसराय जिले से बिलोंग करते हैं ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप कांवड़ झील में यहाँ पे घूमने के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों पटना में गोलघर जो है ना प्यारे बच्चों अनाज रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों गोल घर का जो निर्माण हुआ था ना 1786 ईस्वी में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि गोलघर कहाँ पे स्थित है। तो गोलघर जो ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है, पटना में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे किया जाता है, आपको वो पता होना चाहिए। तो सोनपुर में किया जाता है। सोनपुर का मेला लगता है ना प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मेला जो है ना प्यारे बच्चों कब लगता है, तो आपको पता होना चाहिए मेला जो लगता है ना प्यारे बच्चों मतलब कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगता है। और ये इन मेले में किन पशुओं की बिक्री होती है, तो हाथी की बिक्री होती है, घोड़े गाय की बिक्री होती है। आपको ये पता होना चाहिए। और ये मेले जो लगते हैं ना प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे लगता है, तो गंडक और गंगा नदी के किनारे लगता है। तो यहाँ पे हम जो है ना प्यारे बच्चों पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की बड़ी तारास आदि में से एक है। तो बिहार की बड़ी तारास आदि में से एक क्या है प्यारे बच्चों, बाढ़ है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों बाढ़ जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी में सबसे ज़्यादा नुकसान होती है, तो कोसी नदी को नुकसान होती है। कोसी नदी से जो है ना प्यारे बच्चों बाढ़ से काफ़ी हमें नुकसान होती है, ठीक है। बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, मानसून, यानी कि भारी मानसून। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कोसी नदी में पानी पूरा भर जाएगा, ठीक है। नेपाल से आने वाली जो नदी होती है ना प्यारे बच्चों, वही नदी में क्या होता है हम मतलब बिहार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। तो यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित कितना प्रतिशत क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो 73% क्षेत्र जो है ना प्यारे बच्चों बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। तो उत्तरी बिहार जो है ना प्यारे बच्चों बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बगल में हो गया आपका पूर्णिया हो गया प्यारे बच्चों, किशनगंज हो गया, ठीक है, अररिया हो गया, और इनके साथ साथ कटिहार भी हो गया, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है, इसको एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बाढ़ के समय जो है ना हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगा, आपको बताना है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन को जो है ना प्यारे बच्चों किस नाम से जानते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये सुनामी क्या होती है, जब समुद्र की लहरों में कंपन यानी कि तूफान आती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों सबसे भयंकर जो सुनामी आया था ना प्यारे बच्चों, कौन सा महासागर में आया था, तो हिंद महासागर में आया था। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है। तो प्यारे बच्चों ये सुनामी जो है ना ये किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है प्यारे बच्चों मानव जनित आपदा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सुनामी कहाँ पे आती है। तो सुनामी कहाँ पे आती है प्यारे बच्चों, समुद्र में आती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे।
चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुनामी का संबंध है। तो प्यारे बच्चों सुनामी का संबंध किससे है, तो समुद्र से। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सो सुनामी का जो प्रमुख कारण होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं कि समुद्र में भूकंप का आना होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि सफेद क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से। तो ये सफेद क्रांति जो है ना प्यारे बच्चों इसका संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये सफेद क्रांति जो है ना प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या होते हैं, तो दूध उत्पादन में वृद्धि होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये जो है ना प्यारे बच्चों ये मतलब ये एक तरह का योजना है प्यारे बच्चों सफेद क्रांति। ये मतलब ये किसके तहत शुरू हुआ था, तो ये ऑपरेशन फ्लड के तहत शुरू हुआ था। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों भारत का सबसे आर्थिक क्षेत्र कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो कृषि आती है, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और ये सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक द्वारा मतलब यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। तो देखिएगा शिक्षक के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना ये एक प्रकार का कौन सी क्रिया है प्यारे बच्चों आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या लगता है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो अनार्थिक क्रिया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अनार्थिक क्रिया का अर्थ क्या होते हैं, मतलब जिसमें पैसे का लेन देन ना हो। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, पैसे का लेन देन नहीं होता है, ठीक है। शिक्षक के द्वारा अपने पुत्र को, शिक्षक अगर अपने बेटा को पढ़ाएगा तो उसमें किसी भी तरह का पैसे का लेन देन होगा नहीं होगा ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अनार्थिक कहते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त को भी पढ़ाइएगा ना, तो दोस्त क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड को अगर आप पढ़ाते हैं तो आप जो है ना प्यारे बच्चों वो भी एक प्रकार का अनार्थिक क्रिया होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, पैसा का लेन देन नहीं होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या होते हैं, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल पढ़ने जाते हैं या फिर जो आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं अपने मतलब ट्यूशन में, तो वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। आर्थिक क्रिया में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, या तो आपसे शिक्षक पैसे लेते डायरेक्टली, या फिर आप मतलब उसको जो है प्यारे बच्चों सरकार वेतन देते हैं, ठीक है, वेतन के रूप में उसको मिलता है पैसा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें किसका अर्थ मतलब इसमें जो है ना प्यारे बच्चों इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है। तो यहाँ पे योगदान किसका नहीं होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कृषि, उद्योग या फिर बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का योगदान क्या नहीं होते, काला बाजारी नहीं होते हैं, ये जो है ना प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का योगदान नहीं होते, कृषि होते हैं, उद्योग होते हैं, बैंकिंग होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। ये काला बाजारी आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, काला बाजारी किसको कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब चीज़ों को छिपा करके अधिक दाम में बेचना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों गैर कानूनी है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा प्रश्न ये करा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मतलब भारत का जो आर्थिक मतलब व्यवस्था है ना प्यारे बच्चों, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ये क्या है प्यारे बच्चों, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है पता है आपको प्यारे बच्चों, मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार होते हैं ना प्यारे बच्चों, सरकार और प्राइवेट ये दोनों मिलके मतलब यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था चलता है भारत का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि कहाँ पे प्यारे बच्चों, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए तो अमेरिका को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये भारत में योजना आयोग को मतलब किसने शुरू किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे योजना आयोग को अब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, इसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब कौन सा आयोग को लागू किया गया प्यारे बच्चों, नीति आयोग को लागू किया गया है, इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नीति आयोग को। अभी देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि नीति यानी कि यहाँ पे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये नीति या फिर योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना प्यारे बच्चों, कौन होता है, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 2015 में हुई थी। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया तो बरोबर इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1 अप्रैल 2015 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला 1 अप्रैल ने पर सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए पर बच्चों। और इसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे पर बच्चों, नई दिल्ली में, आपको ये पता होना चाहिए। मतलब ये नीति आयोग को जो है ना प्यारे बच्चों क्या किया गया है, मतलब कौन सा संस्था को रिप्लेस करता है, तो ये योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, पहले क्या था प्यारे बच्चों, पहले योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग को हटा करके उसको रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना प्यारे बच्चों, कब हुआ था, 1952 में हुआ था, इसे आपको पता होना चाहिए। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये नीति आयोग से क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मतलब नीति आयोग का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये आर्थिक विकास जो है ना बच्चों किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन यानी कि ये दोनों से संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए परिणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपको प्यारे बच्चों आय आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं, परिणात्मक वृद्धि में, परिणात्मक परिवर्तन में आय आते हैं, उत्पादन में वृद्धि होते हैं। ठीक है, जो उत्पादन होते हैं ना पहले उसमें वृद्धि होते हैं। और ये गुणात्मक वृद्धि में क्या क्या आते हैं, शिक्षा में सुधार, क्या क्या आते हैं पर बच्चों, शिक्षा में सुधार आते हैं। और भी काफ़ी सारे कुछ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, याद अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, परिणात्मक परिवर्तन में क्या क्या आते हैं पर बच्चों, आय आते हैं, और उत्पादन में वृद्धि आते हैं, और गुणात्मक परिवर्तन में क्या आते हैं, शिक्षा में सुधार आते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारतीय आयोग मतलब भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ना पर बच्चों कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे आपको याद होना चाहिए। और ये योजना आयोग का जो मतलब गठन कब हुआ था पर बच्चों, 1950 में हुआ था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये कराएगी, आपको बताना है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो प्यारे बच्चों बीमारू बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यानी कि ये सभी क्या प्यारे बच्चों बीमारू राज्य है। इनके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों बीमारू राज्य है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है प्यारे बच्चों, न्यूनतम है, इसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो गोवा जिला जो है प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और प्यारे बच्चों किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम अगर पूछा जाए ना तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति मतलब आय वाला जिला कौन सा है, फिर बच्चों शिवहर है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पर बच्चों लगभग यहाँ पे 11.03% हुई है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को हम लोग क्या कहते हैं पर बच्चों, CSO भी कहते हैं। ठीक है, CSO कहीं पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, CSO का मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। CSO का कार्य क्या होता है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या होता है, ये आंकड़े को बनाता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों, ये आंकड़े को बनाता है, डाटा को बनाता है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों ये गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाते। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के शासन व्यवस्था में फैसले लेने में क्या होते हैं, विलम्ब होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पर बच्चों ये लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था में फैसले लेने में क्या होते हैं, विलम्ब होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो लोकतंत्र होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये सबसे अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है लोकतंत्र। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता क्या कर सकती है, सरकार को चुनती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किस प्रकार की सरकार जनता के लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पर बच्चों किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, लोकतांत्रिक जो सरकार होते हैं ना, जनता के प्रति क्या होते हैं पर बच्चों, उत्तरदायी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है पर बच्चों जवाबदेही। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और लोकतांत्रिक देश का उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि अपना देश भारत हो गया पर बच्चों। और लोकतंत्र भारत में कितने वर्ष में होता है, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं ना बच्चों, कितने वर्ष में होता है, तो 5 वर्ष में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सुधार कौन सा कदम है, आपको पता होना चाहिए। तो ये पंचायती राज्य जो है ना प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक सुधार है, आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। और प्यारे बच्चों पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मुखिया कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है ना प्यारे बच्चों, अब्राहम लिंकन का है। और ये अब्राहम लिंकन जो है ना प्यारे बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसे आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि SST सामाजिक विज्ञान के वायरल 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्विंग क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछ लिए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे तो ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों जितने भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।